तो जी बेटा स्टार्ट करते हैं। आपको आवाज आ रही है? ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था हमारे पास टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर से रेलेवेंस। आपके पास शेल ट्यूब था, सिंगल पास था, डुअल पास था या मल्टी पास आप कह लें। ठीक है। अब इनके अंदर है कि डेफिनेटली हीट एक्सचेंजर बेसिकली वर्क करता है एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड के अंदर हीट ट्रांसफर। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास दो फ्लूइड इन्वॉल्व होते हैं। तो एक हॉट फ्लूइड इन्वॉल्व है और एक कोल्ड फ्लूइड इन्वॉल्व है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के कितना हमारे पास हीट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड कोल्ड फ्लूइड। ठीक है। तो सिमिलरली हम इसी पिक्चर पे आ जाएं। हमारे पास लाइक जो है डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स हैं। ठीक है। मीन्स के एक इनर ट्यूब है, एक आउटर ट्यूब है। ठीक है। जो इनर ट्यूब है इसके अंदर से जो ये आपको पिंक सा नजर आ रहा है, आपके पास हॉट फ्लूइड है, और ये जो सा आपके पास एयर है या जो सेकंड वैकेंट स्पेस है आपके पास कोल्ड फ्लूइड है। तो जो आपके पास हीट ट्रांसफर होगा बिटवीन हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। अब इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आपके पास हॉट फ्लूइड से कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। जब इस कन्वेक्शन से यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ये सॉलिड आ जाएगा, इधर कंडक्शन आ जाएगी, और देन कंडक्शन से कन्वेक्शन अगेन। मीन्स के एक जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है टू कन्वेक्शन के ऊपर और एक रेडिएशन के ऊपर। सो सिमिलरली जब आपने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है तो आपको थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फॉर कन्वेक्शन वो आपको पता है। आपको 1/H है यानी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू एरिया, या आप 1/H कह लें। ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास वॉल है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल के आपके पास होता है नेचुरल लॉग, वो R2/R1 मींस इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर है, और डिवाइडेड बाय एल बाय एरिया आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली जब अगेन कन्वेक्शन आएगा तो आपके पास अगेन 1/H0 इंटू A0। अब एच आई जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनर डायमीटर को, और H0 रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर डायमीटर को। ठीक है। तो अब इसी की मैं आपको बताता हूँ कि ये डेरिवेशन है, ये आपके साथ शेयर करता हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आपके पास जो हीट एक्सचेंजर है टाइप लाइक दिस है, एक इनर डायमीटर है और ये आउटर पाइप है। ठीक है। अभी जब एक्सक्यूज अगर आप इसका, जी बेटा। सर, ये ओवरऑल हीट कोफिशिएंट के मतलब ये क्वेश्चन था कि ये मतलब इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों इस्तेमाल होते हैं। और जो एक एमसीक्यूज आया था पेपर में, उसमें जो है ना वो ऑप्शन दोनों का नहीं था, तो वो उसका क्या जवाब बनता था ये जरा बता दें। इसके ये पेपर का क्वेश्चन है, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आप याद रख लीजिए, मैंने पॉइंट नोट कर लिया। ठीक होगा सर। हम पेपर भी ओपन कर लेंगे और क्वेश्चन की अब माइंड में नहीं है ना कौन सा क्वेश्चन था। देन आप इसका फॉर एग्जांपल ये फ्रंट व्यू है, आपके पास कोई भी हीट एक्सचेंजर है उसके पाइप्स का, ये साइड व्यू है। ठीक है। अब इसके पास आपके पास दो पाइप्स हैं, एक ये इनर पाइप है एंड देन आउटर पाइप। जो इनर पाइप है उसका जो इनर डायमीटर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है डी आई से। ठीक है। और जो आउटर पाइप, जो इनर पाइप का आउटर डायमीटर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है डी नॉट से, मींस आउटर डायमीटर। सिमिलरली जो सेकंड पाइप है उसका जो इनर डायमीटर है, मींस जो आउटर पाइप है उसका जो इनर साइड का डायमीटर है, मींस यहां से जो डायमीटर है वो है डी आई, जो आउटर पाइप का। सिमिलरली डी नॉट जो आउटर साइड का उसका डायमीटर है। ठीक है। अब नॉर्मली जो हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो हीट ट्रांसफर होती है इनर पाइप से आउटर पाइप की तरफ। अब क्या होता है कि हमारा जो कंसर्न होता है कि यहाँ से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना, मींस इस वॉल का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, या मींस ये हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ कितना फ्लो है। तो अब ये आप कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका हीट एक्सचेंजर्स है वो आउटसाइड जो है उसकी आपकी इंसुलेशन हुई हुई है। ये इनर फ्लूइड जो ब्लू पोर्शन आपका शो हो रहा है, ये मींस कि आपका हॉट फ्लूइड है, देन येलो आपका कोल्ड फ्लूइड। अब जो हीट ट्रांसफर होगी वो सिर्फ डिपेंड करेगी इस एरिया के ऊपर, क्योंकि बाहर की तरफ तो इंसुलेशन है। ठीक है। अब इधर आ जाए, डेफिनेटली जब इनर आपके इनर पाइप के अंदर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा वो एच आई से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। और जो आउटर का होगा वो एच आपके पास H0 से या एच
ओ से, क्योंकि आउटर साइड का है। जो वॉल का है वो थर्मल कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट होगा, के से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। जब आपने इसका थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट लेना है तो आपके पास तीन रेजिस्टेंस आएंगे। एक आपके पास कन्वेक्शन का आएगा, जो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है। देन आपके पास इसके कंडक्शन का आएगा, जो वॉल के अंदर हो रही है। देन अगेन कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एक सिलेंड्रिकल है, तो जो सिलेंड्रिकल आपके पास जो आएगी, आपके पास कंडक्टिविटी आएगी, वो आपके थ्रू सिलेंडर, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी सिलेंड्रिकल वॉल की कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, वो इधर हम इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये आपके पास एक सिलेंडर का केस स्टडी है, ठीक है। इसी को मजीद एलेबोरेट करते हैं तो आपको मजीद इधर से पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हॉट फ्लूइड है इस साइड पे, ये हमारे पास कोल्ड फ्लूइड है, दरमियान में आपके पास ये जो आपके पास कोई कंडक्शन है या मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इधर आपको पता लगेगा डी आई। अब मीन्स की इनर साइड का जो डायमीटर है डी आई है, और जो आउटर साइड है वो आपके पास डी नॉट है, ठीक है। अब जो इनर पाइप है, जो इनर पाइप है उसका एरिया A1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे या AI से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आउटर पाइप है या आउटर साइड है उसका आपका एरिया रिप्रेजेंट होगा A0 से, ठीक है। तो अब जब एरिया है इसका वो पाई DL से रिप्रेजेंट होगा, और इसका पाई D0 L से होगा। सिमिलरली वही रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये आपका कन्वेक्शन, ये आपका कंडक्शन, और ये कन्वेक्शन। क्या होगा कि जब आप इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस लेंगे तो वो ओवरऑल आपका थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट बनेगा। मीन जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपका ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है। अब अगेन इधर आ जाए, जो आपके पास रेजिस्टेंस कैसे बनेगी कि आपकी पहली कन्वेक्शन बनेगी, देन कंडक्शन बनेगी, देन अगेन कन्वेक्शन बनेगी। जब आप इसका रिजल्टेंट लेंगे तो आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। कन्वेक्शन का जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो आपका क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? 1/HA। 1/HA, ठीक है। जो आपका कन्वेक्शन का, अब आई इधर क्यों यूज हो गया, क्योंकि आपका वो इनर साइड का था, ठीक है। अब ए की बजाय, क्योंकि आपका एरिया जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो इनर साइड का हो रहा है, तो आपने वो पाई DI/L, ठीक है, वो आपने एरिया इधर इंसर्ट कर दिया वैल्यू। सिमिलरली जो आप कंडक्शन का होगा, कंडक्शन का जो आपका सिलेंड्रिकल कॉन्सेप्ट था कि आपने नेचुरल लॉग R2/R1 × 2πKL है, क्योंकि आपका सिलेंड्रिकल है इधर। नॉर्मली तो जो प्लेन वॉल का जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो L/KA होती है ना, जो आपने पढ़ी हुई है। तो लेकिन क्योंकि सिलेंड्रिकल इधर मोशन इन्वॉल्व है तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो और चीज है, ठीक है, वेरी करती है। तो इसकी जो आ जाएगी आपके पास, कि आपके पास वो 2πK आ जाएगा, ठीक है, इंटू L, और नेचुरल लॉग R2/R1, या इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप डायामीटर की फॉर्म में, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास आ जाएगा कन्वेक्शन का अगेन। अब जो कन्वेक्शन है आउटर साइड है, तो आपके पास ये पाई D0 × L/K आ जाएगा, ठीक है। अब जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कि आपने जब इसको ओवरऑल करना है तो वो आपका जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट होता है U0 के साथ, ठीक है। तो आप इसको U0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है मींस के HI, ठीक है, देन दिस वैल्यू और H0, ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। और जो आपका ओवरऑल एरिया आ जाएगा वो आपका पाई DI/L आ जाएगा, यानी मींस के 1 आवर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अगेंस्ट द सर्टेन एरिया आ जाएगा, U0 × A0। अब इधर हम क्या करते हैं कि हमने एक एरिया लेना, क्योंकि हमारा ये वाला जो एरिया है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर हमने कोफिशिएंट इंटरनली कैलकुलेट करना, तो हम इसको एक ही UI वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है।
अब एक बात लिखी है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटसाइड। अब बेस्ड ऑन आउटसाइड आप मुझे बताएं कि इनर पाइप का आउटसाइड एरिया है या आउटर पाइप का आउटसाइड एरिया है? अब आज के बताएगा। आउटर साइड का सर, जी आउटर आउटर साइड। पाइप, आउटर यस। साइड के बेटा बेटा इनर साइड। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हम कंसीडर करेंगे वो इनर पाइप की इस मींस के व्हाइट लाइन पे कंसीडर करेंगे या इस येलो पॉइंट्स के क्रॉस पे कंसीडर करेंगे? सर व्हाइट लाइन पे सर इनर पाइप का। हाँ जी, इनर पाइप का, क्योंकि यहाँ तो इंसुलेशन है तो हमने ये ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमारा जो कंसर्न होगा कि आपका जो कोल्ड एयर है वो कितनी हीट एक्सचेंज कर रही है बिटवीन द हॉट फ्लूइड। ठीक है, तो हमारा ये इनर साइड, इनर पाइप का जो आउटर डायमीटर है यहाँ पे कंसीडर करता है। ठीक है सारा। अब इसी को एक्सप्लेन मजीद हो रहा है कि क्योंकि 1/u0 इंटू ए नॉट था। ठीक है, तो ए नॉट को पाई डी एल आपने रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे कि सॉल्व करने से आपका क्या एंड रिजल्ट आएगा? अब क्या हो रहा है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको जाके इधर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाई इंटू डी नॉट इंटू एल के साथ। ठीक है, इधर डिवीजन है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपके पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बनेगा, जो एंड रिजल्ट बनेगा, वो आपके पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का आपके पास रिलेशन आया, ये किस सूरत में आया कि जब आपके पास हीट एक्सचेंजर बिल्कुल नया होगा। ठीक है, अब इधर मेरा आपसे एक पॉइंट क्वेश्चन है कि जब कोई चीज रेगुलर यूज होती है तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज। डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? शाबाश को बताया मुझे। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस कह सकते हैं कि वो मतलब इस्तेमाल होते होते कोई चीज खत्म हो जाती है। उसकी उसकी वेरिएशन हैं, उसके अंदर वियर एंड टीयर है, क्योंकि जहां पे भी आपके पास कोई मूविंग चीज होगी उसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो इस वजह से उसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज होती रहती है। बेसिकली जो आपको अभी रिलेशन दिखाया था, ये पूरा रिलेशन था जो उन्होंने एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, वो आपकी पूरी डेरिवेशन आ गई। ठीक है, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यहाँ पे निकाल दिया। अब इसी के साथ आ जाए, अब क्योंकि अगर तो आपकी जो वॉल की थिकनेस है वो बहुत स्मॉल है, मींस के इनर और आउटर जो ट्यूब है, या इनर या आउटर जो हॉट या कोल्ड फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उनके दरमियान जो सेपरेशन है, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत माइन्यूट सी है, लेकिन माइन्यूट होने की वजह से लेकिन जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा ही है। इस केस के अंदर हम ये कहते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, मींस कि जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल है वो नेग्लिजिबल है। मींस कि आपका जो नेचुरल लॉग डी नॉट बाई डी आपने लिया है, वो आपके पास जब इक्वेशन जीरो बनेगी तो आपके पास अब जो रिलेशन रह जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू 1/hi, मींस कि आपके पास इनर की कंडक्टिविटी या सॉरी इनर की थर्मल रेजिस्टेंस और आउटर की थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो वॉल की है वो जीरो हो जाएगी। ऐसी है आपके पास ये रिलेशन बेटा बन गया था ना। ये देखें, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, इनर प्लस जो वॉल है प्लस आपकी आउटर साइड। अब कहते हैं अगर ये जो वॉल है इसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है लेकिन इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हाई है, तो क्या होगा, जो आपकी रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। तो आपके पास क्या रिलेशन बच जाएगा कि 1/hi प्लस 1/hi ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपके पास जो रिलेशन बन जाएगा 1/u इंटू ए एस, मीन्स के टोटल सरफेस एरिया ये अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है कि थर्मल कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ इनर एरिया प्लस द आउटर एरिया।
तो आपके पास ये एंड रिलेशन बन जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/hi प्लस 1/h0। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने बाइक्स देखा है, बाइक्स के जो इंजन होते हैं उसके ऊपर फिन्स बने होते हैं। फिन्स देखे हैं, वो जो लाइनिंग सी बनी होती है, यस सर। वो क्यों बनी होती है? तो बताएगा। जैनुल आबिदीन अहमद रजा, अपना ये स्पीकर बंद करो बेटा। जी बेटा बताएंगे वो फिन्स क्यों बनी होती हैं उसके ऊपर? सर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपका हीट ट्रांसफर जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो अब क्योंकि जब आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो आपने वो भी तो इंक्रीज ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जो आपका सरफेस एरिया जो नॉर्मली टोटल एरिया था, अगर आपने कोई इसके ऊपर फिन्स ऐड कर दी हैं तो उनका भी एरिया आप उसके अंदर ऐड होगा। मीन्स कि जहां पे आपने HI प्लस AI प्लस A0 लिया था ना, तो जब वो सरफेस एरिया रिप्रेजेंट होगा, अगर उसके अंदर कोई फिन्स है या कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर शेप के अंदर, या वो जिसको डी शेप किया उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, तो वो एरिया भी आपका उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। सर सर एरिया जी इंक्रीज करने से क्या होगा? बेटा एरिया इंक्रीज करने से ना आपका कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज होता है। कॉन्टैक्ट एरिया फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके इंजन के ऊपर फिन्स ना बनी हो, ठीक है, तो आपकी जो एयर है तो वो डायरेक्ट इंजन के ऊपर पड़ेगी ना। इंजन के ऊपर जब पड़ेगी तो वो हीट वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन जब वो फिन्स बनी होती हैं इंजन के ऊपर भी, वो आपकी जो हवा है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होती है या उसके ऊपर फिक्स होती है या उसके साथ टकराती है। लेकिन उसकी जो फिन्स होती हैं तो जो उसके परपेंडिकुलर इंजन की होती हैं वो उसके साथ भी टकराती है, क्योंकि जब इंजन गर्म होता है तो उसकी फिन्स भी गर्म होती है। जब फिन्स के साथ ये टकराएगी तो उसका आपका हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आ जाए इसी की बेस के ऊपर आपको यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट है यहां तक आ गया था, अब आ जाएगा फाउलिंग। अब जैसे जैसे आप हीट एक्सचेंजर्स यूज करते हैं, ठीक है, हीट एक्सचेंजर्स को आप जैसे जैसे यूज करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है। और उसकी एफिशिएंसी क्यों डाउन होती है? उसके अंदर फाउलिंग होती है। ये आपने एग्जांपल देखी होगी कि जब आप घरों में थर्मास के अंदर गर्म पानी डालें तो उसके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन वाइट वाइट सी एक मटेरियल की लेयर आ जाती है। ठीक है। वो आपकी फाउलिंग कहलाती है। ये जैसे ग्रीन फॉर एग्जांपल कि अगर आपके अंदर यहाँ पे आप पानी यूज कर रहे हैं तो इधर आपके ऊपर कैल्शियम की एक लेयर आ जाएगी, तो आपके पास वो फॉलिंग कहलाएगी। एक आपके पास यहाँ पे लेयर आएगी। अगर आप सेकंड मीडियम जो है वो कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपकी सेकंड, आपके पास यहाँ पे इसकी सेकंड लेयर आएगी। मीन्स के एक इनर साइड में इसकी फॉलिंग आएगी और यहाँ पे जो ऑक्साइड्स की फॉलिंग बनेगी वो आपके पास फॉलिंग आएगी। अब हमारे पास तीन टाइप्स की फॉलिंग होती है। ठीक है। सबसे पहले होती है प्रेसिपिटेशन टाइप, जिसको आप कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की क्या लें डेपोजिशन। लाइक जैसे आपका व्हाइट व्हाइट मटेरियल आ जाता है, आपका कोई लिक्विड बॉयल करें तो आपने ये नोट किया कि व्हाइट लिक्विड आ जाता है उसके ऊपर, सॉरी व्हाइट सॉलिड से आ जाते हैं। ठीक है। तो वो आपकी कैल्शियम डेपोजिशन होती है। आप उसको कहते हैं ये प्रेसिपिटेशन टाइप है फॉलिंग की। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आपने किसी भी पानी को अपने पावर प्लांट्स के अंदर यूज करना था तो उसकी हार्डनेस और उसके टोटल सॉलिड कंटेंट्स को रिमूव किया जाता है ताकि वो कैल्शियम ऑक्साइड्स की जो डेपोजिशन है वो कम हो। जो इसकी सेकेंड टाइप है वो आपके पास है कोरोजन फॉलिंग। ठीक है। यहाँ आप उसको केमिकल फॉलिंग भी कहते हैं। अब कोरोजन फॉलिंग और केमिकल फॉलिंग क्या होती है कि जब आपने वाटर यूज करना है तो ऑक्साइड्स की लेयर्स बनती है जिसकी वजह से आपके पास जंग लगता है। ठीक है। तो ये भी आपकी जो हीट ट्रांसफर है उसको इफेक्ट करते हैं। जो थर्ड टाइप की होती है वो आपके पास होती है बायोलॉजिकल फॉलिंग। अब बायोलॉजिकल फॉलिंग के बारे में मुझे कोई बता रहे हैं आप? एलजी वगैरह की ग्रोथ होना, जहां पे पानी खड़ा हो जाए तो वहां पे हरियाली वगैरह या लग जाती है ना, तो वो आपकी एलजी फॉर्मेशन आ जाती है। तो आप इसको केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ठीक है।
फॉलिंग की समझ लगी, 3 टाइप्स की फॉलिंग होती है। अब इसकी फॉलिंग की डेरिवेशन पे आ जाए। अब क्योंकि अब डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास 2 पॉइंट्स पे फॉलिंग होगी, एक इनर साइड पे, एक आउटर साइड के ऊपर, ठीक है। तो जब इनर साइड पे फॉलिंग होगी तो डेफिनेटली इसकी एक अपनी रेजिस्टेंस होगी, इसका अपना एक रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट होगा। और जो आउटर साइड की फॉलिंग होगी उसकी एक अपनी थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा। तो इसको भी आपको रिलेशन में ऐड करना पड़ेगा। मींस कि आपका कन्वेक्शन है, इधर एक रेजिस्टेंस ऐड होगा, देन आपके पास ये कंडक्शन आ गया, और एक इधर आपका थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट ऐड होगा। तो आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस मजीद ऐड होंगे, ठीक है। ये देखें कैसे। अब क्या होता है कि अगर अगर तो आपके पास गैसेस की फॉर्म में डेपोजिशन हो रही है तो उसको कहते हैं सूत, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है कि आपने जो बाइक के सिलेंडर्स देखे, बाइक के सिलेंडर के अंदर से धुआं निकलता है मेन, जिसका मेन मकसद है, ठीक है, हॉट कंबशन गैसेज है। तो क्या होता है कि सिलेंसर के अंदर आपकी जो ऐश है वो स्टक होना शुरू होती है, जमना शुरू होती है, वो आपकी कहलाती है सूत, ठीक है। और सिमिलरली जो आपकी आउटसाइड है वो आपकी स्केल, मींस कि जहां पे आपकी पानी इन्वॉल्व होगा तो वो आपकी होगी स्केल डेपोजिशन, जहां जहां पे आपकी कैल्शियम बेस्ड ऑब्जेक्ट्स या डेपोजिट होंगे, ठीक है। अब अब आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस ऐड हमने करने हैं, ठीक है। मींस ये वही फॉलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनर साइड भी फॉलिंग है और ये आउटर साइड भी। अब यहाँ पे एक आपकी फॉलिंग ऐड हो रही है और एक यहाँ पे ऐड होगी फॉलिंग। सर जी बेटा। सिर्फ फॉलिंग मतलब वो माइनर से नहीं होती है, वो नेग्लेक्ट नहीं हो सकती, मतलब कि कैल्शियम की वो लेयर काफी मतलब कि समझ लें कि नहीं स्मॉल नहीं बेटा, उसका नहीं ज्यादा। बेटा, लेयर उसकी उसकी लेयर स्मॉल होती है, लेकिन उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना वो आपकी हीट ट्रांसफर को इफेक्ट करती है, ठीक है। ओके सर। क्योंकि आपने ये नोट किया होगा, आपने रेडिएटर देखा है, गाड़ी का रेडिएटर, उसकी जो फिन ट्यूब्स होती है ना वो बहुत बारीक होती हैं, तो उतनी ही फॉलिंग हो जाती है। आपको पता है कि आपको हर साल 1.5 साल के बाद आपको अपने रेडिएटर को क्लीन करना पड़ता है थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग नहीं करते, लेकिन जब आप गाड़ियों की ट्यूनिंग वगैरह करवाने लेके जाते हैं तो वो उधर उसकी क्लीनिंग होती है रेडिएटर की, उसके अंदर एसिडिक वाटर डाल दिया जाता है ताकि उसकी जो स्केलिंग हुई हुई है वो उसकी रिमूव हो जाए। सर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ कि मतलब वाटर के साथ तो बहुत थोड़ा सा होता है ना। वाटर के साथ आपने फिर बेटा देखा नहीं है, जहां पे आपके आयरन पाइप्स होते हैं। आपने एक बात नोट की, आपके 8-10 साल के बाद अगर आपने आयरन पाइप्स अपने घरों में वाटर वायरिंग के लिए यूज किया तो वो रिप्लेस करने पड़ते हैं। वो क्यों रिप्लेस करने पड़ते हैं बेटा? शाबाश बताएं, क्यों रिप्लेस करते हैं आप वो? क्योंकि उसके अंदर वो गल जाते हैं, उसके अंदर ऑक्सीडेशन corrosion. होके करोजन हो जाती है, ठीक है। पानी के साथ ही करोजन होती है ना, तो अंदर की साइड में आपने देखा होगा तो उससे स्केलिंग भी हुई होती है, ठीक है। जब स्केलिंग होती है, स्केलिंग के साथ आपकी जो ऑक्सीडेशन एक्टिवेट होती है, ऑक्सीडेशन होने के साथ आपकी कोरोजन एक्टिवेट हो जाती है। अब सिमिलरली कि आपके पास 2 फॉलिंग है तो इसका भी रेजिस्टेंस आपने ऐड कर देना है। तो जब ये आपका इनर फॉलिंग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका आउटर फॉलिंग रेजिस्टेंस है, तो यही रेजिस्टेंस इस ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के अंदर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर एफ के साथ, के जो रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग है आर एफ है, तो आर एफ आई इनर साइड का आ जाएगा और आर एफ नॉट आउटर साइड का आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आप जब टोटल करेंगे तो वो आपका आर एफ ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस साइड पे। अब क्या चीज है, जब आपने कोई भी हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करना है
तो आपने डेफिनेटली इसके अंदर चार चीजें अब इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है। सबसे पहले उसका आ जाएगा कि आपका जो फ्लूइड है आपको वो पता होना चाहिए क्या है। देन उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कन्वेक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू एंड कन्वेक्शन के थ्रू। और जो चौथी चीज है उसके अंदर कि उसकी फॉलिंग फैक्टर कितना होगा, जिसको आप कहते हैं ना सेफ्टी फैक्टर। तो ये आपका जो है वो सेफ्टी फैक्टर है, ये आपको उसके अंदर ऐड करके हीट एक्सचेंजर को आपको डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब वही चीज है कि अब फॉलिंग का जो आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है HFI से, और इनर साइड का और आउटर साइड का HF नॉट के साथ। ठीक है, तो वही आपके पास रिलेशन बन रहा है। अब मैंने जो आपको बात बताई थी, अगर आपके पास जो थिन है, जो आपके दरमियान की लेयर है या वॉल की कंडक्शन है, वो आपके रेजिस्टेंस बहुत कम है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, तो आपके पास ये जो चीज है डी नॉट बाय डी आई, जिसमें थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, ये जीरो हो जाएगी, तो ये पूरी आपके पास टर्म जीरो हो जाएगी। तो जो आपके पास रिलेशन बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा 1 आवर नॉट इंटू 1 आवर डी आई एच आई, और एंड या 1 आवर डी नॉट एच नॉट बन जाएगा। ये देखिए आप, ठीक है। कि अब आपके पास ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ जाएगा वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 आवर एच आई प्लस 1 आवर एच नॉट, मीन के इनर साइड का जो कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है और आउटर साइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है। इन दैट केस जब आपकी जो सॉलिड वॉल है वो बहुत थिन है, उस सूरत में के अंदर आपका जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो ये बनेगा। लेकिन अगर आपकी जो इनर वॉल है वो इफेक्ट कर रही है आपके रेजिस्टेंस को, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। सर ये इनर और आउटर फॉलिंग कैंसिल कैसे होगी, जीरो कैसे होगी? जब बेटा ये जो आपकी थिकनेस है ना, ये वाली जो थिकनेस, ठीक है, ये देखें एच नॉट, ये इन दोनों के दरमियान ये बहुत माइन्यूट होगी कि आप उसको मेजर ना कर सकते हो जब वो नेग्लिजिबल हो। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास जस्ट लाइक शीट ऑफ पेपर है। अब पेपर की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है। अगर उस पेपर की थिकनेस बहुत कम है लेकिन उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत हाई है, तो उस केस के अंदर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। मीन्स के पेपर की थिकनेस भी कम है, उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है, तो उसका डेफिनेटली रेजिस्टेंस तो कम हो गई ना उसके अंदर से, यस सर। इसलिए वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब उसकी डेप्थ डायमीटर ही जीरो सेम हो गया तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। थिकनेस आप नेग्लिजिबल कर। सर ये वॉल की कंडक्टिविटी के उसमें लिखा हुआ है कि डी नॉट ओवर 2 km। सर के तो हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, और एम से क्या मुराद है? किधर बेटा, यहाँ पे मटेरियल की ना, ये km बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना वो। ठीक है सर ये डी आई और डी ओ हमारे पास इक्वल इस वजह से है क्योंकि ये हमारी थिन ट्यूब है। हाँ जी, यहाँ इस केस में आके जब आपका थिन ट्यूब है, अब इधर हमने दो केस स्टडी कर लिए हैं। एक कि जब आपकी ये जो वॉल की सर्टेन थिकनेस है, उस सूरत में आपका जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, और अगर आपकी थिकनेस बहुत कम है तो उस सूरत में आपका रिलेशन ये बनेगा। ठीक है, दो रिलेशन आपके डिराइव हो चुके हैं। क्या सर ये दोबारा से बता दें, अगर ये अगर दोनों तो आपके लिखे। अगर तो आपका जो इनर पाइप यूज हो रहा है उसकी सर्टेन थिकनेस है, फॉर एग्जांपल 1 इंच है, 1.5 इंच है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, तो जो आपका रिलेशन बनेगा वो आपका ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का, ये इस रिलेशन के थ्रू आप अपना हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करेंगे, ये रिलेशन यूज करके। ठीक है, यस सर। अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास अब एरिया जो सा है वो बहुत कम है, अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका रेडिएटर है ना उसके अंदर जो ट्यूब्स होती है वो बहुत बारीक होती है। जब वो बहुत बारीक होती है ना तो उसका जो एरिया वो नेग्लिजिबल होता है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है कि जितना पानी गर्म होता है फौरी वो ट्यूब को गर्म कर देता है विदाउट मीन्स के विद मिनिमम रेजिस्टेंस। और जब वो मिनिमम रेजिस्टेंस होती है तो सामने रेडिएटर के फैन लगा होता है, वो उसको कूल कर देता है फौरी तौर पर। तो ये रिलेशन रेडिएटर्स के लिए यूज हो रही है,
और ये अगर आपका जो थर्मल कोई पावर प्लांट्स है ये उनके अंदर यूज होती है, जहां पे आपको इनर पाइप को लीकेज से भी बचाना हो। ठीक है, सर ये एक दफा कंडक्शन का जो ऊपर हमने थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज किया, ये लॉग वाला, ये एक दफा जी बेटा मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। सर ये वाली वीडियो भी शेयर कर दें। मैं वीडियो बेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, 1 मिनट भी है ना, मैं आपको एक चीज दिखा दूँ। ये थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था फॉर सिलेंडर्स। ये देखिए, हीट कंडक्शन इन सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की हमने देखे ड्राइव ड्राइव भी किया था उस टाइम। तो जो आपके इसका कंडक्टिविटी आनी थी वो आपकी थी नेचुरल लॉग R2/R1 × 2 π L K। ठीक है, अब क्योंकि जो R है वो हमारा डायमीटर की फॉर्म में, तो हमने इसलिए इसको D0/DI की फॉर्म में इसको यूज कर लिया। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा। ये था सिलेंडर्स में। और अगर आपका बेटा प्लेन वॉल हो जाएगी वो L/Ka होगा। जहां पे थर्मल रेजिस्टेंस प्लेन वॉल होगा ना, उधर L/Ka मींस L/Ka रिलेशन बनता है थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक है, ये बुक का पेज नंबर 167 है, ये आप देख लीजिए। 166 है, चैप्टर 3 बनता है आपका जो आपने पढ़ा हुआ। सर वो कंडक्शन में हमने 2 km यूज किया नीचे। जो वीडियो में, यस सर। जी बेटा ये आपने क्यों वही। यूज किया है, ठहर जाइए मैं आपको बताता हूँ। दोबारा ये देखें, ये रिलेशन यूज करें, नेचुरल लॉग R2/R1 × 2 π × लेंथ × थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसे ही है ये रिलेशन। यस सर। ठीक है, तो अब इस रिलेशन में आ जाए, जो वीडियो वाला रिलेशन था इसमें क्या वही रिलेशन ही हमारा यूज हो रहा, नेचुरल लॉग। ठीक है, R2/R1 × 2 π L K। इधर के एम यस को सर। वो इसलिए क्योंकि के एम उसने खुद ना हमने नाम दे दिया ना बुक के अंदर, मैं आपको शेयर करता हूँ कि जो यस बुक के सर। अंदर, जो बुक के अंदर रिलेशन है ना, उसके अंदर उसने के एम नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ, उसमें एक स्टेप के अंदर ये सारी डेरिवेशन की गई है। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक हो। बेसिकली के एम रिप्रेजेंट कर रहा है मटेरियल को, कोई भी सॉलिड मटेरियल है। ठीक है बेटा, ये देखें, ये इसने सिंपल जो सा वो के यूज कर लिया है कि किसी भी मटेरियल का डायरेक्ट रिलेशन बता दिया होगा। ठीक है, फाउलिंग का डाल के अंदर। आपने इसका न्यूमेरिकल नहीं करने भी। सेकंड है हमारे पास इसका जो पार्ट है एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। हम हीट एक्सचेंजर्स को एनालिसिस किस बेस के ऊपर करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए दो मेथड हैं। जो पहला मेथड है वो हमारे पास LMTD मेथड है। ठीक है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड है। और जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास इसके पास NTU मेथड है। ठीक है, NT मीन्स नंबर ट्रांसफर यूनिट मेथड है। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि जो कल प्रैक्टिकल की क्लास है, एक प्रैक्टिकल कर लेंगे और उसके साथ ये हम स्टडी कर लेंगे दोनों मेथड्स को। ठीक, क्योंकि ये भी डेरिवेशन है, तो आप ये डेरिवेशन कीजिएगा ये जो हमसे अभी तक किया है, तो आपके साथ मिक्स
जी अब हम साथ साथ आपका जो है मेड का किस बच्चे ने क्वेश्चन किया था अभी? जी सर मैंने किया था, वो उसमें यही था ओवरऑल कंडक्शन कोफिशिएंट के मतलब ही था सर वो, क्योंकि इसमें तो कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों इस्तेमाल होते हैं तो वहां पर ऑप्शन नहीं था। वेट मुझे न्यूमेरिकल देखना है कौन सा। द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर मोड इज कंप्राइज ऑफ टू मैकेनिज्म, ये वाला क्वेश्चन था। सर अगर स्क्रीन शो हो जाती है तो वो करते हैं, इस तरह तो नहीं समझ आए। चले मैं देखता हूँ। जी बताएं अब कौन सा था इसमें? पहला भी नहीं था, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं था, फोर्थ भी नहीं था, फिफ्थ भी नहीं था। ये था ये वाला जो है द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर मोड इज कंप्राइज ऑफ टू मैकेनिज्म। सर ओवरऑल हीट कन्वेक्शन जो थी ना उसका उसका मतलब था, ये ये द था ये। कांसेप्ट ऑफ ओवरऑल यस सर। हाँ जी, ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर यूज्ड इन हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम ऑफ, हाँ जी, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये ऑप्शन नहीं थी इसके और अंदर? सर डी ऑप्शन उसमें नन था। नन ऑफ दिस था तो सर वही न, लगाया था। चले ये मैं देख लेता हूँ, अगर नन ऑफ दीस था फिर इसको देख लेते हैं। जी सर वहां पर नन था इस वजह से। हमने वही लगाया सर। चले वो देख लेते हैं फिर, क्योंकि कंडक्शन कन्वेक्शन तो इन्वॉल्व होता है ना, अगर एक भी लगाया तो नन यस। वाला तो वैसे ही गलत हो गया ना बंदा, एक आधी तो ऑप्शन वाला तो चलता है। आपकी बेटा मैंने आपको कोई असाइनमेंट दी हुई थी कि नहीं दी हुई थी, ये बताएं मुझे। नहीं सर। मीन्स के अभी आपके 4 मार्क्स वो भी रहते हैं, तो 4 मार्क्स के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन ही होगी। आपको टॉपिक्स भी नहीं दिए मैंने आपको, मुझे याद आ गया मैंने आपको कहा तो मैं दूंगा, लेकिन ये भी मैं आपका नोट कर लूँ। आपका वो एलएमएस चल पड़ा कि नहीं? नहीं चल रहा अभी? नहीं चल रहा। ग्रुप में शेयर कर दूं फिर? आपके ग्रुप्स बने हैं ऑलरेडी? सर नहीं। नहीं सर ग्रुप्स ग्रुप भी में। नहीं। अब इसमें आपका दो ऑप्शंस हैं कि एक तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं, या कोई एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जो आपका भी कोर्स है ना वो आपके सिर्फ 3 लेक्चर्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है? तो इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप जो बैक आपका पीछे से कोर्स है आपको वो दे दिया जाए, आप खुद भी उसको प्रेजेंट करेंगे और जो उसमें से नई चीज आएगी वो आप मुझसे समझ लेंगे। एक ऑप्शन इसके ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको नए टॉपिक्स दे दिए जाएं। ये आप मुझे बताएं अब आप कैसे करना चाहिए। सर न्यू दे दें। न्यू दे दें, ठीक है। सर मेरे ख्याल से रिवाइज कर लेना चाहिए सर। पीछे से दे दें कोई टॉपिक। जी सर, अगर देना है तो पीछे से दें, क्योंकि इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि आपका ये चांस माना कि आपके जो पेपर्स हैं फिजिकल हो जाएंगे इस दफा ना, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी 30 से, तो देन आपको फिजिकल ही आपको पेपर्स देने पड़ेंगे। जी तो सर मल्टीपल इसीलिए चॉइस में तो ऑप्शन हो जाती है, मल्टीपल चॉइस में तो ऑप्शन आपकी मिल जाती है, लेकिन फिजिकल हो गया तो फिर हमने आपको मल्टीपल चॉइस तो नहीं ना बेटा दे। मैं फरहान के साथ शेयर कर देता हूँ। फरहान बेटा, एक तो आपने मुझे 2 दफा वो सेंड किया है अपना जो क्लास की फॉर्मेशन है, मैं अनफॉर्चुनेटली उसको अपलोड नहीं कर सका। आपने अभी मुझे दोबारा सेंड कर देने, मैं अभी अपलोड करके आपके अटेंडेंस भी लगाऊंगा उसके ऊपर सारी, ठीक है? एक मुझे आइडिया हो जाएगा, देन उसके अगेंस्ट में आपके ग्रुप बना के आपको कल तक प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स भी बता दूंगा, ठीक है? 5 बच्चों का आपका ग्रुप बना दें, और जो मार्क्स लगेंगे वो ओवरऑल ग्रुप की बेस के ऊपर लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप के हमने 2 मार्क्स हैं प्रेजेंटेशन के, तो अगर मैं रैंडमली कहूंगा कि
दूसरा बच्चा आगे कर दे या तीसरा कर दे, अगर उसकी तैयारी नहीं हुई तो पूरे ग्रुप का ही 0 लगता है, ये आप याद रखिएगा। इसलिए आपने कंबाइंड प्रिपरेशन करनी है लास्ट में, ठीक है। सर आज का लेक्चर भी सेंड कर दीजिएगा। ये भी कर देता हूँ। ये बुक से बेटा पढ़ा है आपको, चैप्टर 13 है आपका, बुक है ना आपके पास? जी सर बुक है। ये बुक से ही पढ़ा है बेटा। ओके। जो डेरिवेशन है वो लिंक आपको मैं सेंड कर देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन बुक के अंदर नहीं है, तो वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, वो आप उधर से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। बल्कि ये एक बंदे ने ग्रुप में शेयर भी कर दी हुई है ये वाली, तो ठीक है, जो उसकी लिंक है वो शेयर कर दिया हुआ है। फरहान बैठा हुआ कि चला गया हुआ है? जी सर। ठीक है फरहान बेटा, आप मुझे भी सेंड करो पहले जो आपकी लिस्ट है जी सर एक्सेल कर की रहा हूँ है। अभी। जी अभी कर दो, ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी आप लोग चले जाएं, आपके शेयर हो जाएगा कल तक। आप जो असाइनमेंट है उसकी वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आपके साथ फरहान के साथ मैं शेयर कर दूंगा बना के, वो फरहान आपको फिर कल तक पहुंचा देगा, ठीक है फरहान बेटा। सर जी यूनिवर्सिटी कब सर ओपन ठीक है। होगी? 30 से कह रहे हैं बेटा। पक्की बात है सर ये? अभी बाकी बात नहीं है, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो जो पहली नोटिफिकेशन हमारी आई हुई है लास्ट वीक की, उसके मुताबिक तो यही कह रहे हैं 30 से ओपन हो जाएगी। सर ग्रुप्स के जो मेंबर हैं वो हमने खुद अरेंज करने हैं या आप मतलब एक नहीं तरतीब? नहीं नहीं, मैं खुद ही बताऊंगा मेंबर्स। चलो ठीक है। ठीक, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।